चलिए आज फिर से एक खुशखबरी आपको बता दें कि आज हमारे बीच राहुल शर्मा आए हैं, जिन्होंने हाल ही में रेलवे का एग्ज़ाम क्रॉस किया है और रेलवे की नौकरी में ये कार्यरत है। तो हम जानेंगे आखिर इनने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वास्तविक रूप से अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, किन किन कठिन पड़ावों को इन्होंने पार किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा उद्देश्य इन लोगों से मिलाना केवल ये है कि आप भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सके और इन लोगों से कुछ सीखें कि हमें सफलता आखिर कैसे मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन मिलती जरूर है। इसका एक जीता जागता सबूत है हमारे सामने राहुल शर्मा जी। चलिए राहुल, पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है। पहले हम भी यहीं पर बैठा करते थे, लेकिन ये पुरानी कोचिंग थी उस समय, तो ऐसे सब लोगों को देखते हुए कि कोई ना कोई आता रहता था सर की कोचिंग में इंटरव्यू देने के लिए। मतलब पहले इंटरव्यू तो नहीं चलता था, ऐसे यहाँ पे खड़े होकर सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता था कि इनकी इस फील्ड में जॉब लगी है, कोई पुलिस बन गया, कोई संविदा में हो गया। तो हमने भी बोला था सर एक दिन हम भी आएंगे। बिल्कुल, इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दिन हम भी आएंगे, क्योंकि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है सक्सेस होकर आते थे यहाँ, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देते थे, ये लोग सुनते थे। और एक दिन उन्होंने कहा था वो समय कब आएगा कि सर हमारी भी फ़ोटो लगे और हम भी आपके पास यहाँ पर आएँ, है ना, और ये सब चीज़ें करें और भी सुने कि आखिर उन्होंने इस प्रकार की तैयारी कैसे की। और आप बताएं हमारे स्टूडेंटों को कि आखिर तैयारी करने में कितना समय और मेहनत और कोचिंग रेगुलरिटी का कितना बड़ा महत्व है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे छात्र छात्राओं को थोड़ी सा मार्गदर्शन जरूर दें। सबसे ज़रूरी है, अगर आपको माइक पकड़कर बोलना हो तो बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आप लोगों ने सुना होगा कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर कोचिंग आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी करें, तो अगर आप रेगुलर हैं तो आप, जैसे आपने एक बार मैथ पढ़ ली तो आप कहेंगे अरे यार अब नहीं जाना, कोचिंग हो गया, अब जाने से क्या मतलब, वही सिलेबस है। सिलेबस तो वही रहेगा ना यार, मैथ का सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा ना, रीजनिंग का। लेकिन कंसिस्टेंसी आने से वो पकड़ आपकी ना मजबूत हो जाएगी। आपको मान लो 19 × 9 करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी आते रहेंगे ना तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो आ जाएगा कि आप सीधे आपकी स्पीड बनती है कंसिस्टेंसी से। इसलिए अगर एक बार तैयारी में लग गए तो कंटिन्यू बने रहो। कंटिन्यू बने रहेंगे तो अपना स्पीड भी बनती जाएगी और साथ में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पहुँच रहा है। अब हम अपना बताएं तो पहली बार जब हमने पुलिस के एग्ज़ाम दिया था ना सर, पहली बार में हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब तुक्का लगाए थे 5 क्वेश्चन लास्ट के, स्टार्टिंग में जब 2017 में दिए थे। और अभी ये 2000 उसके बाद जो भी एग्ज़ाम है 2 बार पुलिस के हुए, पता ही नहीं चला कब निकल गए। जितने टाइम रहता है उसका आधे टाइम में पेपर कंप्लीट करके बैठ गए। सुन रहे हैं आप लोग कि रेगुलरिटी कितनी जरूरी है। अच्छा, इन लोगों को ये भी बताएं कि आपने किस विषय पर फोकस किया और किस विषय पर फोकस करने से सफलता जल्दी मिलती है। एक्चुअली कोचिंग का या कहीं भी माहौल हो, आदमी एक बार मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेता है, उसको लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया, और हमें लगता है जब तक सफलता नहीं मिलती है जब तक रेगुलर हमें पढ़ते रहना चाहिए। इसके संबंध में आपकी विचारधारा क्या है? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तैयारी कौन सी एग्ज़ाम की कर रहे हैं। आप ना जो भी अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ना है वो एग्ज़ाम के हिसाब से पकड़ना है। पता चला आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप लगे हैं जीके भर पढ़ने के लिए, तो सीजीएल कभी नहीं निकलेगा। या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके भर पढ़ रहे हैं तब नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, मैथ रीजनिंग, वो सभी एग्ज़ाम में आएगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी देंगे ना, उसमें भी अगर आपसे मैथ रीजनिंग नहीं आएगी ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका हो, क्योंकि उसमें भी सीसेट होने लगा और सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है। सब लोग कहते हैं अरे मैथ रीजनिंग के बिना निकाल देंगे। चल भाई निकाल देंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में एक लिमिटेड टॉपिक है। यही एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लिमिटेड टॉपिक हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो जीके का तो अथाह सागर है, कितना भी पढ़ लो जीके के दम पे कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे, लेकिन अगर ये वनडे एग्ज़ाम की सोचे ना तब तो मुश्किल है। और मैथ रीजनिंग में पकड़ बनाने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी जब बनेगी तब आप रेगुलर प्रयास करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ और रीजनिंग हमारे हिसाब से, और फिर जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि किस में वेटेज है।
अब आप थोड़ी सी हमारी कोचिंग के बारे में बताएं। जब आप यहाँ आए तो आपको हमारी कोचिंग में कितना अच्छा मिला, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में आप हमारी कोचिंग को कितना रेशियो देना चाहेंगे और हमारे द्वारा पढ़ाने से आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये थोड़ी सा हमारे छात्र छात्राओं को ज़रूर बताएं। जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में आए तो बस ऐसे ही क्लास में सब लोगों से कंपटीशन की भावना रखो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले ना फाइट अपने क्लास में ही फाइट करो। ये अगर ये हमसे ज़्यादा होशियार है, ये हमसे कम होशियार है, ये ना देखो, ये देखो कि सबसे ज़्यादा जल्दी आंसर किसके आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक तो पढ़ेगी ही, बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी बताई जाएगी। और ट्रिक को ना अपन को ऐसे पढ़ना है कि पहले बेसिक क्लियर हो। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो फिर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे फिर तो बन ही जाएगा। लेकिन ट्रिक में क्या होगा, ट्रिक में थोड़ा सा अपन लोगों को अपना दिमाग लगाना है कि एक ही क्वेश्चन के लिए एक ही टाइप की ट्रिक है, ऐसे नहीं कि बस वही क्वेश्चन रख लिए। बेसिक के साथ ट्रिक पढ़ाते हैं, वो तो आप लोग जो भी कोचिंग आएंगे उनको भी पता है। खड़े सर अपने पहले बेसिक पढ़ाएंगे फिर ट्रिक बताएंगे। और इसी तरह रीजनिंग में अगर आप लोगों ने बेसिक के साथ ट्रिक पढ़ ली तो आपकी स्पीड बनेगी। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा बेसिक भर था, ट्रिक ज़्यादा नहीं थी, मतलब बेसिक से सॉल्व करने में टाइम लगता था लेकिन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब यहाँ पर आए ना तो हमने बताया ना अभी, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपका ना लेवल बन जाएगा। लेवल धीरे धीरे आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा अरे यार नहीं जाना, वही वही पढ़ा रहे। लेकिन कंटिन्यू आने से ना आपका इतना लेवल बन जाएगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। फिर आप कहेंगे अरे पुलिस का एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकाल लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आना। जैसे हम आए, आप लोग भी आइए, हमारी तरह इंटरव्यू दीजिए, आज हम दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, बच्चे थोड़ी से पन्ना के बच्चों में एक क्वालिटी हमने देखी है कि थोड़ी सी मैथ्स कमज़ोर रहती है और इनको हम बताते हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मैथ स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा ही। अब आप बताइए, आपने मैथ्स रीजनिंग हमारे यहाँ से पढ़ी, आपको इतने सारे आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, पहले भी किए, तो आप बताइए कि क्या हमारे यहाँ मैथ्स रीजनिंग में किसी प्रकार की कोई आपको कमी कभी भी महसूस हुई? देखो, मैथ रीजनिंग में कमी कभी महसूस नहीं हुई और मैथ रीजनिंग में आपको अपना मन भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही होता है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सबसे पहले स्पीड मैथ की क्लास ली जाती है। सबको लगता है अरे क्या पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर क्यूब निकालना सिखा रहा है, ये सिखा रहा है। भाई स्क्वायर क्यूब जो निकालना सिखाया जाता है ना स्पीड मैथ, वही एक बेसिक क्लास है, उसी पे कमांड बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाए तो पहले दिन तो बनने लगी स्क्वायर क्यूब। तो सर पढ़ाते हैं, एक दिन भर पढ़ाने से सब लोग कहेंगे अरे हो गया यार, उस दिन बन गए। नहीं, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना, जब स्पीड बनेगी। और अधिकतर से हमने देखा है, जब हम यहाँ पढ़ते थे ना तो सब लोग क्या करते थे, जिस दिन सर ने पढ़ाया स्क्वायर क्यूब जो भी ट्रिक बताई स्पीड मैथ की, उसी दिन तो सब बच्चे अच्छे से करेंगे, हाँ या आगे 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 आंसर, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसकी प्रैक्टिस नहीं करने से तो जो भी सर ने स्पीड मैथ सिखाई वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो लोग ना उसको कोई भी मैथ की जो अदर टॉपिक है ना उसमें यूज़ ही नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड मैथ का यूज़ करना, इसलिए सबसे पहली क्लास स्पीड मैथ की है। स्पीड मैथ आ गई तो अब आप देखो सर, स्क्वायर क्यूब की अगर बन गई जो सर बताते हैं तो SICI के क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत हो जाएंगे। उसमें स्क्वायर क्यूब तो आना ही है, परसेंटेज की क्लास में आना है, हर चीज़ में आना है। लेकिन बेसिक क्लास को सब लोग कहते हैं अरे अभी तो स्क्वायर क्यूब से खा रहे हैं, अभी कहाँ जाना है, अभी तो कौन स्टार्ट भाई, पन्ना में ऐसे बोला। लेकिन बेसिक क्लास जो स्टार्टिंग की रहती हैं वो ज़रूरी रहती हैं। ऐसी रीजनिंग में सर बताएंगे कि ABCD कैसे याद करना है नंबर वाली, अरे कहाँ यार, लिख ले भी पेपर में, लिख ले भी और याद कर भी में फ़र्क है। अगर आपने याद कर दिया ना तो आपके कुछ सेकंड बचेंगे, तो आप कुछ बच्चे कहेंगे अरे सेकंड बचेंगे, भाई साहब सेकंडों में पेपर के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब सेकंड बचाओगे जब तो स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड ना बचेगी ना तो क्वेश्चन ही ना सॉल्व होंगे। अब तो लेवल वैसे भी बढ़ रहा है। तो ये कंपटीशन अब और कठिन होता जा रहा है, इसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। देखिए, हम इन सिलेक्टेड लोगों को यहाँ केवल इसलिए लाते हैं कि आपको इनकी विचारधारा पता चले, आपको पता चले कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है, क्योंकि हमारी कोचिंग का केवल उद्देश्य आपके उज्जवल
भविष्य की कामना करना और उसे बनाने में एक प्रयास करना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। अब थोड़े शब्दों में और हम अंतिम जाते जाते एक शब्द और इनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे छात्र छात्राओं को ये जरूर बताएं कि आपने मैथ्स रीजनिंग के लिए किन बुक्स का सहारा लिया और स्पीड बनाने के लिए, रेलवे जैसे पेपर निकालने के लिए आपने कितने लगन के साथ मेहनत की, थोड़ी ये जरूर बताएं। देखो, अगर आपको मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो जैसे हम अपना फॉलो करते थे और कभी कभी अभी भी करने लगते हैं। देखो, अगर आपको स्पीड मैथ की क्लास ले ली, कुछ भी है, जैसे सर बोलते हैं कि यहाँ तक आपको टेबल आनी चाहिए 20, अब तो 25 कर लो तो ज़्यादा सही है। स्क्वायर क्यूब जहाँ तक बताते हैं वहाँ तक करो, कम से कम 30-50 तक तो ऐसे रहे। इनका सबसे अच्छा सिंपल तरीका है, अपने पन्ना में देखो सर, चाय सबको ही पियत ना, बहुत ही कम चांसेस हैं कि बहुत कम बच्चे चाय ना पीते हों। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि चाय पीने बैठो, मोबाइल में रील्स ना चला के चाय पीते पीते अपनी, जैसे स्वप्निल सर की आदत है, सबसे पहले भी नोट्स में टेबल, स्क्वायर क्यूब, स्पीड मैथ वाले लगवा दे। चाय पीते समय कुछ नहीं करना है, मोबाइल को साइड में रख के सुबह सुबह का माइंड भी फ्रेश रहता है। ये हम तो कह रहे हैं रटो ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाय पीते पीते टेबल पढ़ते जाओ, भले ही कितना भी याद है लेकिन पढ़ते जाओ रोज़। स्क्वायर क्यूब पढ़ते जाओ, उससे क्या होगा ना सर, अपने अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ भर जाएगी, फिर अपने आप बताओगे कि 25 का 625, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ेगी। और इसी तरह रीजनिंग का है। और सर एक चीज़ और देखी हमने अपने पन्ना में, और बाकी भी हमने देखा है, जैसे हम सतना में थे ना, जब लाइब्रेरी में देखा कि सब लोग बुक खरीदेंगे, कहीं ये बुक, मार्केट में जैसे बिनर्स की बुक आई थी, सबने बिनर्स की बुक खरीद ली मैथ की, किरण की इतनी मोटी मोटी बुक आती वो खरीद। नंबर ऑफ क्वेश्चन ना लगाओ, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, नंबर ऑफ कांसेप्ट, हाँ, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपके सही है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाना तो बुक में इतनी सारी मार्केट में बुक हैं, आजकल तो कोई भी यूट्यूबर बुक निकाल दे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने का मतलब नहीं है, जैसे आपने अगर प्लस या फिर माइनस सीखा होगा कुछ भी, तो आपने अनगिनत संख्याएं सभी का प्लस माइनस थोड़ी सीखा, आपने तो सिर्फ मेथड सीखा कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। तो आपको उसी तरह सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे अगर, तो इनको लगाने का तरीका क्या है, तरीका पता चला, कॉन्सेप्ट पता चला, फिर कोई भी क्वेश्चन आओ, फिर प्रैक्टिस से वो बन जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओ। यही रीजनिंग में और यही मैथ में। और जीके का तो ऐसा है, वो तो पढ़ते पढ़ते आएगी, वो पढ़ते रहो, उसमें भी थोड़ा बहुत याद करते रहो और अपना ट्रिक बनाते जाओ, बस। चलिए राहुल जी, आप हमारी कोचिंग में आए और आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे छात्र छात्राओं की इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम और हमारे सभी छात्र छात्रा यही कामना करते हैं कि आप आगे भी अभी तरक्की करते रहें और भविष्य में आप जिस मुकाम के लिए बने हैं उस मुकाम को अभी प्राप्त करें, क्योंकि ये तो आपकी शुरुआत है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है तो हमें पता है कि आप लोग किस लेवल में जाने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारी और हमारे समस्त कोचिंग के छात्र छात्राओं की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और भगवान करे आप बहुत आगे जाएं, खुश रहें। बिल्कुल सर। ठीक है।